हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। आज है लेक्चर नंबर 9th क्लास 10th के चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और इसका भी पार्ट 2 है। तो जिन लोगों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनको इस चैप्टर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो जाके पहले वो लेक्चर्स देख लें। चैनल में प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको उन सारी चीज़ों का आइडिया है कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी मैं ये चाहूँगा कि एटलीस्ट आप इससे पिछला वाला पार्ट 1 जो है वर्ड प्रॉब्लम्स का, उसको तो आप देख ही लें, मतलब ताकि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया नहीं है तो वहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम्स का। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो इतना लंबा चौड़ा दे रखा है वो क्या है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जब मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक तो करेक्ट आंसर पे अलग मार्किंग है और लूजिंग पे अलग मार्किंग है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो इसने दे रखा है, इस चीज़ को मैंने जो हाईलाइट किया है कि 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और लूजिंग 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, और टोटल मार्क्स कितना है 40। ये हमें पहली कंडीशन दे रखी है। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो x मान लेते हैं और नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो है y मान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि हम लोग जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसी से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो हमारी इक्वेशन सही बनती है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कंडीशन दे रखी, देखिए आप 3 मार्क्स हैं राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स लूज़ कर रहा है रॉन्ग आंसर के लिए। तो एक्स अगर करेक्ट हैं मेरे क्वेश्चंस, तो मेरे करेक्ट मार्क्स कितने होने चाहिए भाई 3x, क्योंकि अगर अगर एक क्वेश्चन सही है तो मेरे कितने 3 × 1, अगर 2 क्वेश्चन सही है 3 × 2, और x क्वेश्चन सही है तो 3 × x हो गया। ओके, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर 1 टाइम्स y हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि लूज़ कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग है, तो -1 टाइम y हो गया। और ये सारा मिला के कितना आएगा, टोटल मार्क्स कितने हैं 40, तो वो लिख लिया इक्वल टू 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब ये और सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती थी, -y लिख देते ज़्यादा से ज़्यादा से, और क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। चलिए, अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। ये जो दे रखी है इसके भी मेन पार्ट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड हैं, बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो ये टोटल कितना मार्क्स आ रहे हैं 50। तो 4 मार्क्स अगर दिए जाते, अभी पहले 3 मार्क्स दिए जा रहे थे करेक्ट के लिए, अब 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं और डिडक्ट किए जा रहे हैं 2 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए। तो क्या बन गया भाई, 4x करेक्ट वाले पार्ट के लिए हो जाएगा क्योंकि x सही थे हमारे, और -2y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट के लिए y, मतलब y जो इनकरेक्ट है उनके लिए -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 टाइम्स हो रहा है y। क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है। इक्वल टू किसके हो जा रहा है 50, क्योंकि अब टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 50 बन रहा है। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो भाई अब देखिए यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस का y है, यहाँ माइनस का 2y है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ कोफिशिएंट्स हमारे सेम हो जाएंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लगा देंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 6x - 2y = 80। इतना तो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जल्दी से सारी चीज़ें कर लेते हैं। भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का है साइन, यहाँ भी माइनस का साइन है, सेम साइन है, मतलब -2y - 2y, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x वाली इक्वेशन तो 6x बन चुकी है, तो 4x - 6x होगा, और ये -2x और 2y और प्लस का 2y एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ तो -2x बन गया, और ये y वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 50 - 50 = 30 विद ए माइनस साइन। ठीक,
माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, x 15 आ गया इस फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब हम पुट कर सकते हैं इसमें भी या इसमें किसी में भी पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू y के लिए 3 टाइम्स 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन थी हमारी। चलिए इसमें पुट किया 3 टाइम्स 15x की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ओके, 3 टाइम्स 15 इज 45 माइनस 40 इज इक्वल टू वाई। कैसे किया भाई, ये 40 इधर आ गया और y इधर चला गया, ट्रांसपोज हो गया तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने आ गए 5 और नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने आ गए भाई, ये हो गया 15। ठीक, हमें क्या बताना था, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, तो x प्लस वाई ही होगा, वो x प्लस वाई ही होगा, है ना। कितना हो गया 20, 5 एंड 15 दोनों को ऐड कर दिया 20 हो गया। ये होगा हमारे नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस जो हमें चाहिए थे, क्योंकि करेक्ट भी होंगे और इनकरेक्ट को मिला के ही तो हमारे नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमने देखा क्या कि भाई जब हमें मार्किंग वाले क्वेश्चन इस तरह से दे रखे होंगे तो उसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, करेक्ट के हम ले लेंगे जितने भी मार्क्स दे रखे होंगे और इनकरेक्ट वाले में माइनस करना होगा। बस ये ही इसका पॉइंट था जो हमें समझना था। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मज़ा आएगा। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. ठीक है, यहाँ पे ये एरिया स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं एरिया वाले में, उसमें हम क्या करते हैं भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है ये। तो पहले एक रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ कर लिया हमने, ये रेक्टेंगल है और इसका डायमेंशन हमने मान लिया क्या x और y। जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ है जो y है। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा भाई x टाइम्स y। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो x टाइम्स y हो गया। अब ये जो कंडीशन दे रखी है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एरिया रिड्यूस कर जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से। ठीक है, लेंथ जो है वो 5 यूनिट रिड्यूस हो जाए और ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए। तो इसको इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लिया भाई। क्या हो रहा है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट से। तो लेंथ x थी, अगर वो 5 यूनिट रिड्यूस हो रही है तो क्या बन जाएगी x माइनस 5। ओके, अब ब्रेथ जो है वो इंक्रीज कर रही है 3 यूनिट, ब्रेथ कितनी थी हमारी y, तो क्या बन गया y प्लस 3। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, अब नई लेंथ ये हो गई और नई ब्रेथ ये हो गई है। और एरिया क्या था, एरिया था एक्स वाई और इसमें हम 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी तो ओरिजिनल एरिया से हमारा 9 सब्ट्रैक्ट हो गया, तभी तो इक्वेशन हमारी वैलिड रहेगी। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दिया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को, तो x माइनस 5 टाइम्स वाई प्लस 3 क्या बन गया, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस 5 से मल्टीप्लाई y तो और 3x से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस 15 आ गया। और यहाँ एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई इधर भी है एक्स वाई इधर भी है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो अब तो इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई हमें देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता था और वो हमने देखा कि कैंसिल हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि हमें इस तरह के जो टर्म्स अगर दिख रहे होंगे कि मल्टीप्लाई होते हुए लीनियर इक्वेशन में, तो वो हम कैंसिल कर सकते होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा बन ज़रूर रहा होगा, ये पक्की बात है। ये आपको धीमे धीमे प्रैक्टिस करके भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है। चलिए, तो यहाँ माइनस 15 है, दोनों तरफ 15 ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है थोड़ी सी और सुंदर दिखेगी। ठीक है, यहाँ का 15 कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस 9 प्लस 15 हो गया। रीअरेंज करते हैं, 3x पहले लिख लिया हम लोगों ने, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस 9 प्लस 15 इज प्लस का 6, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन दे रखी है उसमें चीज़ों को मैं मेनली हाईलाइट कर लेता हूँ। इंक्रीज़ हो गई लेंथ कितने से, 3 से, और ब्रेथ इंक्रीज़ हो गई 2 से, तो एरिया इंक्रीज़ हो गया कितने से, 67 से। तो लेंथ को भैया इंक्रीज़ कर लीजिए
3 से x+3 हो गया और ब्रेथ को इंक्रीज कर लीजिए 2 से तो y+2 हो गया और ये एरिया हो गया क्या नया 67 से इंक्रीज हो गया तो xy+67 क्योंकि xy हमारा ओरिजिनल एरिया था, जैसे यहाँ पे लिया था xy वहाँ यहाँ पे भी हम लोगों ने xy ले लिया। ओके, तो अब वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया था, एक्सपैंड कर देंगे। तो क्या बन गया भाई, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। ठीक, वैसे ही एक्सपैंड कर दिया, y को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अगेन यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, ये तो कैंसिल हो गया भाई, जैसे पहले वाली क्वेश्चन में हो गया था वैसे ही। अब वही काम 6 है तो उसको भी रीअरेंज कर देंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, क्योंकि ये 67 माइनस 6 इज़ 61, मैंने सीधे लिख लिया, दिखाया नहीं आपको अलग से करके। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें कोफिशिएंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो उनको कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन में फर्स्ट वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ, x हमारा अब सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से किया तो ये देखिए यहाँ पे 3 का टर्म था, यहाँ 2 का टर्म था, तो हम लोगों ने इसको अब कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया। अब इतना तो समझ में आ ही जाता है कि इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी प्रैक्टिस है। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये कन्वर्ट हो गई 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन कन्वर्ट हो गई 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आ गया। अब यहाँ पे भी प्लस का 6 है, यहाँ पे भी प्लस का 6 है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन गया, माइनस का 10y और माइनस का 9y कितना हो गया, माइनस का 19y इज इक्वल टू माइनस 171, क्योंकि प्लस का 12 है और माइनस का 183। माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया और 19 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 9। ठीक, क्योंकि 19 टाइम्स 9 इज 171। टेबल याद होंगे आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं है तो भैया कर लो। ठीक, फिलहाल तो मैंने करके दिखा दिया है। चलिए, y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है जी। चलिए, तो हमने इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो क्या आया, 2x प्लस 3 टाइम्स y की वैल्यू क्या थी 9 इज इक्वल टू 61। तो 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 61, क्योंकि 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 61। ओके, तो दोनों तरफ 27 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 34। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 और y की वैल्यू आ गई 9। तो हमारे लेंथ जो थी वो 17 हो गई और ब्रेथ जो थी वो 9 हो गई, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए हमने क्या किया था, लेंथ को x लिया था और ब्रेथ को y लिया था, तो ये हमारे पास आ गई, लेंथ की वैल्यू 17 और y यानी कि ब्रेथ की वैल्यू 9। ठीक है जी। चलिए, मज़ा आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो मतलब यहाँ पे ये 300 टोटल डिस्टेंस है और इसने पार्टली दोनों अलग अलग व्हीकल से ट्रैवल किया, एक ट्रेन और एक बस। ओके, शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। 4 घंटे लगते हैं जब 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी रिमेनिंग बाई बस से। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो ये दूसरी कंडीशन दे रखी है कि भाई अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से लिया और बाकी बचा हुआ बस से किया डिस्टेंस ट्रेवल तो 10 मिनट्स लॉन्गर लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें डिस्टेंस दे रखा है और कुछ टाइम दे रखा है, तो हमें एक बात पता है बहुत अच्छे से कि स्पीड क्या होती है। स्पीड हमें फाइंड करनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे। हमें दे रखा है 300 किलोमीटर उसने पार्टली बाई ट्रेन और पार्टली बाई बस ट्रैवल किया, तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो लिख लिया। अब जो पार्टली दे रखा है उसमें भी क्या दे रखा है, 4 आवर्स लेती है, ये हाईलाइट कर लेते हैं, 4 आवर्स लेती है। कब, जब 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो 60 किलोमीटर अगर बाई ट्रेन से कर रही है तो रिमेनिंग कितना बच रहा है भाई, 60 माइनस कर दिया 300 में से तो कितना आया 240। ये बाई बस ट्रेवल किया उसने और उसको लग रहे हैं 4 आवर्स। ओके फाइन, हम स्पीड
हमें चाहिए ट्रेन की और बस की। तो x मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड और y मान लेते हैं हमारी बस की स्पीड है। और ये स्पीड डेफिनेटली किलोमीटर पर आवर्स में ही होंगी क्योंकि हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है, और टाइम जो है आवर में चल रहा है, तो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर्स में होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। चलिए अब देखिए हमें दे क्या रखा है, यहाँ 4 आवर्स दे रखे हैं और यहाँ पे भी 10 मिनट्स लॉन्गर की बात, यानी टाइम की बात कर रहा है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो मैं एक बात और जानता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये भी बात तो पता है मुझे। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मैं टाइम को इक्वेट करूँगा। ओके, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। ओके, तो डिस्टेंस कितना है 60 बाय एक्स हो गया, 60 डिस्टेंस था और स्पीड जो हमारी थी वो कितनी थी, एक्स थी। ओके, टाइम टेकन बाय बस कितना होगा 240 बाय वाई, क्योंकि टाइम का यही तो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था बस से ट्रेन से कितना था 60 और स्पीड कितनी थी एक्स, तो 60 बाई एक्स ये टाइम होगा। और टाइम टेकन बाई बस कितना होगा 240 जो डिस्टेंस था और स्पीड कितनी थी वाई, और टोटल टाइम कितना हो गया 4 आवर। तो ये इक्वल होगा टाइम टेकन बाई बस एंड टाइम टेकन बाई ट्रेन, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये बात निकल के आ गई। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है उसके लिए भी हम लोगों ने 300 किलोमीटर का ही डिस्टेंस दे रखा है और इसमें बोल रखा है क्या, ये देखिए भाई 100 किलोमीटर बाई ट्रेन ट्रेवल करे और रिमेनिंग बाई बस। तो 100 किलोमीटर हमने बाई ट्रेन ले लिया, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग हुआ 200 किलोमीटर। ये बस से करे तो 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। तो टाइम टेकन बाई, अगर मैं ट्रेन की बात करता हूँ तो कितना हुआ 100 बाई एक्स, और टाइम टेकन बाई बस कितना हुआ 200 बाई वाई, और ये कह रहा है 10 मिनट लॉन्गर। तो 4 आवर्स में अगर मैं 10 मिनट लॉन्गर करूँगा तो क्या बनेगा, सब कुछ आवर में है तो 4 प्लस 10 बाई 60, क्योंकि मिनट्स को मैंने आवर में कन्वर्ट किया है तो 60 से डिवाइड किया। ठीक है, ये बात पता होगी कि भाई मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ 10 से ऊपर नीचे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बन गया 4 प्लस 1/6, और यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आया 25/6। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन बन रही हैं 1/x और 1/y के फॉर्म में बन रही है, तो हम क्या करेंगे 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हुई हैं, तो इसीलिए सीखी थी कि हम जो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो 60 टाइम्स a प्लस 240 टाइम्स b इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1/x a था तो 60 बाई एक्स था एंड प्लस 240 बाई वाई था तो 240 b हो गया। चलिए, और सेकंड इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो गई 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। क्लियर है, बहुत क्लियर है। चलिए अब इसमें हम देखें तो क्या हो रहा है 60 हमारा कॉमन है और यहाँ पे 100 कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ 60 कॉमन ले लेते हैं। 60 टाइम्स a प्लस 4b इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 60 दिख रहा था तो ये क्या बन गया 4/60। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये क्या बन गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15, 4 से ऊपर नीचे कैंसिल किया तो ये क्या बन गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15। क्लियर है, ओके। नाउ यहाँ 100 कॉमन ले लिया तो क्या बना 100 टाइम्स a प्लस 2b इज इक्वल टू 25/6। चलिए अब 100 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, कोई समस्या नहीं है। यहाँ 25 है न्यूमरेटर में, यहाँ 100 है डिनोमिनेटर में, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया भाई, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इधर वाली को वापस से इस पे आते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको वापस से देखते हैं तो क्या बन गया a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ इक्वेशन 1 मानना मैं भूल गया था पहले, तो कोई बात नहीं, अब लिख दिया, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके फाइन, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। तो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, कोफिशिएंट्स भैया दोनों का सेम है, तो
बस अब तो सब्ट्रैक्ट करना बाकी बचा है, क्योंकि a माइनस ए हो जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट किया तो a कैंसिल, यहाँ 4b माइनस 2b इज इक्वल टू 2b, और ये बन गया 1/15 माइनस 1/24, ये होगा ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ी से करने में मज़ा आता है तो वही कर रहे हैं। ओके, तो 2b इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना है 15 और 24 का 120, तो यहाँ क्या बचा 8 माइनस 5। क्लियर। चलिए अब 2b इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना हुआ 3 अपॉन 120, 3 से ऊपर नीचे कैंसिल किया तो क्या बन गया डिनोमिनेटर में 40, तो 2b इज इक्वल टू 1/40, तो b इज इक्वल टू 1/80, दोनों तरफ वापस से 2 से डिवाइड किया। फाइन, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1/80। अब हम चाहें तो इसमें पुट कर दें, b की वैल्यू चाहे तो इसमें पुट कर दें, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या बन गया भाई a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15, ये इक्वेशन थी। ओके, तो a प्लस 4/80 इज इक्वल टू 1/15, क्योंकि b की वैल्यू क्या थी 1/80। ओके, चलिए तो 4 से ऊपर नीचे कैंसिल किया तो क्या बन गया a प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है जी। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/15 माइनस 1/20, क्योंकि 1/20 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होकर चला गया। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 60 आ गया एलसीएम इनका 15 और 20 का, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया 4 माइनस 3, विच इज़ न्यूमरेटर में हो गया 1 और डिनोमिनेटर में तो 60 है ही। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1/x इज इक्वल टू ए था और 1/y इज इक्वल टू बी था, ये हमने शुरुआत में ही एज्यूम किया था। ओके, तो अब यहाँ पे a और b इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि x y की वैल्यू चाहिए थी, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/80, क्योंकि a की वैल्यू कितनी थी 1/60 और b की वैल्यू कितनी थी 1/80, तो 1/x की वैल्यू 1/60 और 1/y की वैल्यू 1/80, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया x इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80। तो हमारे पास स्पीड निकल के आ गई, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यही चाहिए था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम सिर्फ ए और बी निकाल के नहीं छोड़ देंगे, कई बार ये गलती हो जाती है, मैंने पहले भी बताया था, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। तो ये इस फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पीड जो थी वो किलोमीटर पर आवर में ही थी। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे दो प्लेसेस हैं ए और बी, वो 100 किलोमीटर की दूरी में है। ओके, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, ठीक है, दोनों जगह से एक एक कार स्टार्ट करती है सेम टाइम पे। ठीक, इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं सेम स्पीड से, देन दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में मिल लेती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हमारी कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, हम मान के चलते हैं कि स्पीड जो है दोनों अलग अलग कार्स की एक्स और वाई है। ठीक है, दो कार्स हैं तो ओके, तो ये जो भी डिस्टेंस है, ठीक, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तब क्या होगा, तब जब भी हमारी कार्स व्हेन कार्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने घर से चलें और आपका फ्रेंड आपकी तरफ चले, मतलब दोनों आप लोग मान लेते हैं कि एक ही लेन में रहते हैं, और वो आप अपनी तरफ से चलें और वो आपकी तरफ चले, आप उसकी तरफ चले, वो आपकी तरफ चले, ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी मिल लेंगे आप। और अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, व्हेन कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी जो स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो भी होगा, देखिए आप सोच के देखिए, आप अपने फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं और वो भी, मतलब वो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, एक तरह से आप वो टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, आप भी टुवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं,
तो टाइम लगेगा मिलने में, हो सकता है आप मिल ही ना पाएँ, क्योंकि अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो जैसे हम लोग बचपन में कुछ गेम्स खेलते थे एक दूसरे को पकड़ने के लिए, तो यही होता था, है ना। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी आ जाएंगे। और यहाँ पे आप ये देखिए कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो वो 5 घंटे में मिल पा रहे थे, और जब टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे थे तो वो 1 आवर में मिल पा रहे हैं। तो ये बात भी सही है कि भाई जल्दी मिलेंगे वो तभी होगा जब स्पीड ज़्यादा होगी, ओवरऑल स्पीड अगर हम ऐड करेंगे तभी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे स्पीड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो कम होगी। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत मुश्किल बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट्स ऑन ए हाईवे। तो 100 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है ए और बी, ठीक है। यहाँ से जो है कार्स चल रही हैं, ओके। चलिए तो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, ए और बी से कार स्टार्ट कर रही हैं और सेम डायरेक्शन में चलती हैं, डिफरेंट स्पीड से चल रही हैं, ये बोल रखा है, ठीक है। तो एक्स और वाई जो हमने जैसे लेते हैं वो अलग अलग होंगे, तो ये मीट करती हैं 5 आवर्स में, ओके। तो एक्स और वाई स्पीड ले लेते हैं ए और बी से चलने वाली कार्स की, ठीक है। हमने सीधे मैंने एज्यूम कर लिया इस तरह से डायग्राम में। आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो प्रॉपर लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स एंड कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी वाई, ओके। तो अब काम करते हैं आगे का। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, भाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो मैं मान के चलता हूँ दोनों इस तरफ चल रही हैं, ठीक है। तब उस केस में मैंने क्या देखा था, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ओके। तो यहाँ देखिए 100 किलोमीटर का डिस्टेंस और स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है भाई, 5 आवर्स इज इक्वल टू 5, ओके। चलिए तो अब इसको 5 इधर ले आते हैं और एक्स माइनस वाई इधर, तो 100/5 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ओके। डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। 100 को डिवाइड किया 5 से तो 20 आ गया, ओके। ये इक्वेशन 1 है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सीधे आगे बढ़ते हैं। अब ये टुवर्ड्स ईच अदर अगर चलते हैं देन दे मीट इन 1 आवर, ओके। अभी कर रहे हैं भाई टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं तो ये 1 आवर में मीट कर जाते हैं, तो स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा कॉन्सेप्ट कि जब डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 100/x + y हो जाएगा इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही देखा था, तो वही कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो ये डिस्टेंस था और स्पीड जो थी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो बाकी टाइम आ जा रहा है, ओके। अगेन ये क्रॉस कर देते हैं इसको, तो ये मल्टीप्लाई, तो x + y इक्वल टू 100, ओके। ये इक्वेशन 2 है, लिख नहीं रहा हूँ, सीधे यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ। इसका कैसे कर रहा हूँ भाई, ये x माइनस वाई इक्वल टू 20 है और ये x + y इक्वल टू 100 है, ओके। तो ये y कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि भैया सेम कोफिशिएंट था, हम सब्ट्रैक्ट करके भी निकालते तो x को कैंसिल करते, यहाँ पे माइनस का y यहाँ प्लस का y है, सीधे हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो 2x इक्वल टू 120 आ गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, x इक्वल टू 60 आ गया, ओके फाइन। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 100 इक्वल टू 60 + y, ये हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y इज इक्वल टू 100 - 60 विच इज़ 40, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 60 थी। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने स्पीड निकाल ली किलोमीटर पर आवर्स में। पूरा नहीं लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिख दिया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा लिख के दिखाया था, और इसी तरह से हम लिख देंगे स्पीड ऑफ कार्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि हम पूरा स्टेटमेंट देंगे वो आप लोग दे लेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है किस तरह से सॉल्व किया, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझते हैं भैया। देखिए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि रिवर जो है जैसे फ़्लो कर रही है, रिवर या कोई भी इस तरह की वाटर बॉडी है जो फ़्लो कर रही है, तो हम लोग रिवर को ले लेते हैं फिलहाल, चलिए, ओके। रिवर जो है नीचे की तरफ फ़्लो करती है,
ठीक है, पहाड़ से अगर कोई या किसी भी माउंटेन से कोई रिवर निकल रही है या वाटर हमारे आ रहा है, तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स डाउन साइड ही फ्लो करेगा, हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये बात क्लियर है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अब यही बात हम मान के चलते हैं कि वो स्पीड ऑफ वाटर जो होगी, ठीक है, उसको हमने y मान लिया। स्पीड ऑफ वाटर जो है वही स्ट्रीम जो होती है, स्ट्रीम इज सेम एज स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर बोलें या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलें, बात एक ही है। ओके, चलिए, तो अब देखिए, अब मैंने क्या किया कि बोट जो है वो भी नीचे की तरफ आ रही है, ये केस ले लिया, तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो x है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, हम बोट नीचे की तरफ चला रहे हैं और स्ट्रीम अपना काम नीचे की तरफ कर ही रही है। ये जो एरो आ गया रेड वाला, ये नीचे की तरफ स्ट्रीम भी अपना काम कर रही है, तो वो बोट चलाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बोट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आपने देखा होगा राफ्टिंग वगैरह लोग करते हैं, जैसे ऋषिकेश और बाकी जगह पर, तो नीचे की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो बोट चलाना बड़ा आसान है। ऊपर की तरफ चलाने में ऐसी की तैसी हो जाएगी, मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। चलिए, तो जा भी नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ बोट है x और स्पीड ऑफ वाटर है y, तो नेट स्पीड क्या होगा, नेट स्पीड जो होगी वो x प्लस वाई हो जाएगी, यानी कि बोट भी अपनी स्पीड बनाए हुआ और वाटर उसको और धक्का मारेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ओके फाइन। अब बोट ऊपर की तरफ अगर हम चलाएं और वाटर तो हमारी स्ट्रीम जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो स्पीड ऑफ वाटर नीचे की तरफ हो गई और स्पीड ऑफ जो बोट है वो अप साइड हो गई, तो क्या होगा, हमें एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप लोग कभी जाएं किसी रिवर में स्विमिंग करते होंगे तो शायद आपको आइडिया होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको देख कर तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो जाएगी, नेट स्पीड हमारे पास x माइनस वाई हो जाएगी, यानी कि हमारी ओवरऑल जो स्पीड होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है ये बात, यानी कि अगर बोट अप साइड जा रही है और रिवर की जो स्ट्रीम है या वाटर की जो स्ट्रीम है वो उसको धकेल रही है नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड कम हो जाएगी। और अगर आप ये भी सोच के देखें, जैसे मैंने अभी ऋषिकेश या इस तरह की किसी राफ्टिंग की जगह की बात बोली है, हमारी स्पीड अगर कम है और वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम उल्टी डायरेक्शन में चले जाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा ना हालत ख़राब हो जाएगी, तो इतनी हम तेज चला ही नहीं सकते बोट, ठीक है। तो यही बात है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर अप स्ट्रीम, इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं जब हम टुवर्ड्स डाउन साइड जा रहे हैं, ठीक है, और इसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, हम अप जाएँ और वाटर तो हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो ये बात याद रखनी, अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम ये होता है कि हमारी बोट सिर्फ अप या डाउन होती है, वाटर तो हमेशा नीचे की तरफ। तो अगर हम टुवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम, नाम से ही अप और डाउन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि अप स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, उल्टा बोलिए मैंने, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी स्ट्रीम की भी बोट में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े भैया, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये वाली बात है। ओके, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्टिल वाटर हमें ये फाइंड करना है। चलिए देखिए भाई, हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आर में ही दे रखा है तो वही हमने मान लिया। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, अब वो तो स्ट्रीम ही है तो स्टिल वाटर वही, मतलब स्ट्रीम की तो स्पीड क्या है, स्ट्रीम ऑफ वाटर की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आर। बात ठीक है। चलिए ओके, अब ये क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है बोट, तो उसे 10 आवर्स लगते हैं। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, सेम डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही, ये अलग अलग डिस्टेंस हैं। ओके, तो अप स्ट्रीम जाने में अलग स्पीड हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में अलग होती है, अभी हमने देखा था। स्पीड ऑफ वाटर और बोट भी देख लिया। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्यों लिखा मैंने इतनी तेज़ी में ये बात, इसलिए लिखा कि 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, अप स्ट्रीम में स्पीड जो होती है क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है। तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये किया, दोनों को ऐड किया, ये टाइम हुआ। अभी तो पिछले क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं टाइम इक्वेट करने वाले, तो ये टाइम हो गया किसका, अप स्ट्रीम का, ये टाइम हो गया किसका, डाउन स्ट्रीम का, और टोटल टाइम कितना हो गया 10 आवर्स, तो इक्वेट करा दिया भैया। ठीक है,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि 13 आवर्स लगते हैं, कब लगते हैं भाई 13 आवर्स? जब 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, तो वही काम 40 किलोमीटर्स हमने क्या किया अप स्ट्रीम का और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का, ये दोनों टाइम लिया 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 आ गया। बात ठीक है, ये स्ट्रीम का मतलब ये टोटल अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और ये टाइम हमने इक्वेट करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मान लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोगों ने बी सब्सटीट्यूट कर लिया, क्योंकि इस तरीके से तो क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में आती है। ये सब सीखा हुआ कन्वर्टेबल वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, तो वो सब आता है हम लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, तो उन्हीं का एप्लीकेशन है। इसीलिए बोला था मैंने वीडियो की शुरुआत में कि वो कॉन्सेप्ट सारे आते होंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आता है तो प्लीज़ जाके देख लें, वापस से बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए भाई देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया ये देखते हैं। देखिए 30A प्लस 44B इज इक्वल टू 10, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट वाली कन्वर्ट हो गई है और सेकंड वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, 40A प्लस 55B इज इक्वल टू 13, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 30 है यहाँ 44 है, तो देखिए 2 का फैक्टर दिख रहा है हमें, उससे डिवाइड कर देंगे और सेकंड इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर सकते हैं 40 और 55 में। इस साइड पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें 30 ना आपको भले ही दिख रहा होगा पर कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, देखिए भाई 30A प्लस 44B इज इक्वल टू 10, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन थी 40A प्लस 55B इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, सेकंड को 5 से किया, तो क्या बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई 15A प्लस 22B इज इक्वल टू 5 और सेकंड बन गई 8A प्लस 11B इज इक्वल टू 13/5। लिखना आसान है भाई, बोलना बड़ा सांस फूल जाती है भाई। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 22 भी है और यहाँ 11 भी है। ये कोफिशिएंट सेम करना बड़ा आसान हो गया। अगर इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ भी 22 ही बन जाएगा, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 16A प्लस 22 भी इज इक्वल टू 26/5। और ये फर्स्ट इक्वेशन तो थी हमारी, वो लिख ली भाई 15A प्लस 22B इज इक्वल टू 5। भाई 22 भी यहाँ पे भी है, 22 भी यहाँ पे भी है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बहुत आसानी से, तो 22 भी कैंसिल आउट हो गया, ये 16 है माइनस 15 इज इक्वल टू ए, और यहाँ क्या बन गया 26/5 माइनस 5। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, ए इज इक्वल टू 5 आ गया एलसीएम 26 माइनस 25 विच इज ए इज इक्वल टू 1/5। बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, तो ए की वैल्यू अब इसमें किसी में पुट कर देना भाई, इसमें कर देते हैं, ये डिवाइड करके आए थे, ये 15A प्लस 22 भी इज इक्वल टू 5। चलिए 15A की वैल्यू 1/5 प्लस 22 भी इज इक्वल टू 5। ओके, ये 15 है, ये 5 है भाई, 5 कैंसिल कर देगा, 3 आ गया, तो ये क्या बन गया 22 भी इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये 3 इधर आ गया, तो ये क्या बन गया 2 बन गया। ओके, और 22 से हम डिवाइड भी कर देंगे, तो 22 भी इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। b इज इक्वल टू 22 से डिवाइड किया तो b इज इक्वल टू 2/22 यानी कि 1/11। तो a और b इनकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1/5, a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू 1/11, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या थी 1/x माइनस वाई और b की वैल्यू क्या थी, वो थी 1/x प्लस वाई, ठीक है। तो अब इनके लिए भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ओके, एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। रेसिप्रोकल किया दोनों तरफ तो क्या बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसमें भी रेसिप्रोकल कर दिया। इस तरह के तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब तो बहुत आसानी से आप लोग कर ही पा रहे होंगे। चलिए, तो दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये क्या बन गया 2x इज इक्वल टू 16, क्योंकि ऐड कर दिया तो माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 5 प्लस 11 इज 16। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू क्या आ गई 16/2 विच इज़ 8। ओके,
एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें हमने पुट कर दिया ये जो आई थी। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ तो 3। तो स्पीड ऑफ बोट भी आ गई हमारे पास इन स्टिल वाटर, वो कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो y थी, वो क्या आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, वो क्या हो गया, वो आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोगों ने सब किलोमीटर पर आवर में ही लिया था। यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले में याद रखिएगा कि स्ट्रीम कब ऐड होगी कब सब्ट्रैक्ट होगी, वो हम लोगों ने क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में समझ लिया। ठीक है जी, चलिए बड़ा मज़ा आया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है कि टू वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई काम है एम्ब्रॉयडरी का जो कि 2 वुमेन और 5 मैन जो हैं अगर सब मिलके काम करते हैं तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 4 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। ओके, अगर 3 वुमेन है और 6 मैन है तो ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया, तो कितना हो गया 3 days में कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए हम पहले ही मान लेते हैं क्या इसमें कि टाइम टेकन बाय 1 वुमन to complete or to finish the work, ये मान लेते हैं x डेज में वो काम को कंप्लीट करती हैं एक लेडी, ठीक है। और एक जो मेल है, एक मैन जो है वो क्या कर रहा है y डेज में उस काम को फिनिश कर रहा है। अगर वो अकेला काम कर रहा है तो, अगर एक लेडी भी अकेले काम कर रही है तो x डेज लेती है और y डेज लेते हैं अगर वो एक मैन करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि सब हम मान के चलेंगे एक वुमेन जितना टाइम लेगी उतना ही दूसरा लेगी, मतलब सब आइडेंटिकल काम करते हैं आइडेंटिकल स्पीड से, सेम चीज़ मैन के लिए। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है सबकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, पर यहाँ इस तरह की चीज़ हम नहीं लेंगे, हम एक एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें मत जाइएगा कि अगर एक वुमेन ज़्यादा अच्छा काम करे दूसरा कम अच्छा काम करे, वो सब नहीं होता है यहाँ पे, मतलब उस चीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, तो यहाँ टाइम टेकन बाई 1 वुमेन कितना है x डेज और टाइम टेकन बाई 1 मैन कितना है y डेज। ओके, तो एक बात समझ में आ जाती है यूनिटरी मेथड से कि वर्क डन जो होगा 1 वुमेन का एक दिन में वो कितना होगा, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डेज इक्वल टू 1 बाई x यूनिट। ये हमने क्या किया, ये यहाँ पे हम लोगों ने यूनिटरी मेथड लगा लिया। ठीक है, अगर एक आदमी 3 दिन में एक काम को फिनिश करता है तो, या मान के चलते हूँ 2 दिन में एक काम को कोई पर्सन फिनिश करता है तो एक दिन में कितना करेगा, हाफ कर देगा उसका, तो वही 1/2 कर दिया। 2 डेज था तो 1/2 कर दिया, वजह से हाफ, तो वही काम यहाँ पे किया। ठीक है, ओके, सेम चीज़ मैन के लिए भी होगी, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे कितना होगा 1 बाय y यूनिट्स। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो अब जो हमें दे रखा इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है यूनिटरी मेथड वाले का, हम लोग यहाँ पे जो दे रखा है उसको देखते हैं। भाई 2 वुमेन है 5 मैन है, ये टुगेदर कितना काम कर रहे हैं, मतलब 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो 2 वुमेन का वर्क कितना होगा 2/x और 5 मैन का होगा 5/y, और ये 1/4 वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक वुमेन अगर 1/x काम कर रही है तो 2 वुमेन कितना करेगी 2/x करिए। 5 अगर एक मैन 1/y कर रहा है तो 5 मैन कितना करेंगे 5/y करेंगे। ओके, और 4 डेज़ की जो बात थी तो वो 1/4 हो जाएगा 1 में, क्योंकि इसको भी तो रेसिप्रोकली करेंगे, 1/4 वर्क कंप्लीट कर देंगे ये सारे मिलके। ओके, चलिए अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज। ओके, वही यूनिटरी मेथड वाली बात अगेन यहाँ पे आगे, तो क्या बन गया 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। 3/x क्यों किया, क्योंकि 1/x एक वुमेन का काम था, 3 वुमेन कितना करेंगे 3/x।
एक आदमी कितना कर रहा था 1/y, 6 मैन कितना करेंगे 6/y, और 3 डेज़ में कंप्लीट हो रहा था तो ये 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब भाई इस तरह के क्वेश्चन पे हम क्या करते थे, 1/x को a अज्यूम कर लेते थे और 1/y को b अज्यूम कर लेते थे या पुट कर लेते और आगे इक्वेशन सॉल्व करते थे। तो हमारी इक्वेशंस अब ये किस में कन्वर्ट हो गई भाई, ये बन गई 2a + 5b = 1/4, और इक्वेशन सेकंड क्या बन गई 3a + 6b = 1/3। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 1/x को a और 1/y को b पुट कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि a हमारा हम सेम बना सकें, कोफिशिएंट सेम बना सकें। यहाँ पे 1/4 1/3 को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये कितना बन गया 2a को हमको 3 मतलब यहाँ पे a 2 और 3 थे कोफिशिएंट्स, तो इंटरचेंज कर दिए भाई। ओके, तो हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई 6a + 15b = 3/4। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई 6a + 12b = 2/3। ओके, ए को तो हम लोग अब सेम बना ही चुके हैं कोफिशिएंट्स, तो अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 6a है, यहाँ पे भी 6a है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 6 से कैंसिल आउट हो गया। 12b माइनस का है तो कितना बना 15b - 12b = 3b, और यहाँ बन गया 3/4 - 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, कॉमन डिनोमिनेटर करके कितना बन गया 3b = 3 और 4 कैल्शियम आ गया 12। यहाँ क्या बन रहा है भाई, यहाँ बन रहा है 9 - 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है समझ में आ ही जाता है। ओके, तो 3b = 1/12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 से डिवाइड किया दोनों तरफ तो 1/36। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर है सर। ओके, अब इस b की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें पुट कर दिया हम लोगों ने। चलिए 6a + 12b = 2/3 इसमें पुट कर दिया, तो 6a + 12 टाइम्स 1/36। ओके, तो ये 1/3 हो गया, 12 से कैंसिल किया तो इसको, तो 6a = 2/3 - 1/3। क्लियर? डिनोमिनेटर 3 है दोनों तरफ का, तो ये सिंपली 2/3 - 1/3 इज 1/3, तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड किया तो a = 1/18। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने देखा था कि 1/x = a था, तो यहाँ से 1/x = 1/18 हो गया। ठीक है, 1/a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू कितनी थी 1/18, तो 1/x = a था, तो 1/x = 1/18 रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आ गया 1x = 18। ओके फाइन, एंड 1/y = b था, ये सब्सटीट्यूट किया था, तो b की वैल्यू कितनी 1/36, तो पुट कर दिया 1/y = 1/36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई भैया। तो x और y की वैल्यू आ गई। तो x और y क्या थे, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क और टू फिनिश द वर्क, कितना है हुआ 18 डेज, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क इज 36 डेज। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्म में करेंगे वर्क डन वाले। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर हमने हर तरह से कवर कर लिया है, इसमें वैसे कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। और आगे इसमें जो हम लोग सेशंस लेंगे वो देखते रहेंगे, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है, और मज़े से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।